नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश मेहता बलदौजी एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर बायो का जो लेसन नंबर 6 उसका हम पहला लेक्चर में बात कर रही थी हमने बाजरे के मृदु रोमिल आसिता या हरित वाली रोग के बारे में। तो जो हरित वाली रोग था, जो खरीफ की फसलों में पहला रोग था बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित वाली रोग, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बाजरे के ही दूसरे रोग के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी बाजरे की मुख्य डिसीज़ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम बात करते हैं बाजरे की दूसरी डिजीज या दूसरे रोग के बारे में। जो प्रमुख रोग है बाजरे का वो है हमारा बाजरे का अरगट या चेपा रोग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो पिछला वीडियो था अगर वो आपने किसी ने नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम बात करते हैं इसमें बाजरे के अरगट या चेपा रोग के बारे में। बाजरे का अरगट या चेपा रोग, अरगट ऑफ बाजरा डिसीज़। तो अरगट ऑफ बाजरा या बाजरे के चेपा रोग की बात करें या इसके सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इसके सामान्य अर्थ की है, यानी कि जो अरगट है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो अरगट का सामान्य अर्थ होता है स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम जो है इसका सामान्य अर्थ है, और इसका जो रंग होता है काले या भूरे रंग का रंग होता है ये, और ये जो है स्क्लेरोसियम कवक के उत्तकों से निर्मित होता है। उसके बाद हम बात करें क्लेबिसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक से अर्गेटिन एल्कोलेट निकलता है, जो एक विषैला टॉक्सिन या विषैला जहर होता है जो मनुष्य में पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, सिर चकराना, अतिसार आदि लक्षण उत्पन्न करता है। इसके अलावा पशु जो होते हैं उन पर भी अपना हानिकारक प्रभाव दे, यानी कि इसके पशु खा लेते हैं या मनुष्य खा लेते हैं तो दोनों पर ही इसका जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अर्गेटिन जो होता है या इसे टॉक्सिन भी कहते हैं, यानी कि एक अर्गेटिन नामक जो टॉक्सिन प्राप्त होता है, इससे मनुष्य और जीव जंतु या जंतुओं में खाने से लक्षण ये अतिसार, सिर चकराना आदि लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो इसकी भी पिछले रोग की तरह दो अवस्था है, और ये दो अवस्था है जो पुष्प पर दिखाई देती है, यानी कि जो सिट्टे आते हैं उन पर दिखाई देती हैं। तो पहली अवस्था की बात करें हम, इसकी जो पहली अवस्था है वो है मधु बिंदु अवस्था। मधु बिंदु या इस जैसे बोलते हैं हम हनी ड्यू स्टेज। तो मधु बिंदु अवस्था जो है तो ये रोग की इस अवस्था में सबसे पहले क्या होता है, ये जो मधु बिंदु जो रोग है या मधु बिंदु अवस्था जो है, इसमें क्या होता है इस रोग की अवस्था में सबसे पहले छोटी छोटी गुलाबी रंग की, कैसी छोटी छोटी गुलाबी रंग की शहद जैसी बूंदें दिखाई दी हैं। ये बूंदें किस पर दिखाई देती हैं, जो सिट्टे होते हैं या भुट्टा जो होता है ऊपर, उस पर दिखाई देती है। तो ये गुलाबी रंग की जो शहद जैसी बूंदें दिखाई देती हैं या द्रव्य जो पदार्थ होता है वो बालियों पर दिखाई देता है, ये मधु बिंदु अवस्था जो होती है। ठीक है। और ये जो मधु बिंदु अवस्था में जो गुलाबी रंग की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो बाद में धीरे धीरे चिपचिपे पदार्थ के रूप में और भूरे रंग की हो जाती हैं। इस कारण इस रोग को बाजरे का चेपा रोग भी कहते हैं, यानी कि जो भूरे भूरे और चिपचिपे पदार्थ के रूप में, यानी कि ये जो चिपचिपी अवस्था हो जाती है, इस कारण ही इसे रोग क्या कहते हैं, चेपा रोग कहते हैं। और अब बात करते हैं हम मधु बिंदु अवस्था के बाद जो इसकी दूसरी अवस्था होती है स्क्लेरोसिया अवस्था, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मधु बिंदु अवस्था है उसके बारे में बात की, उसके बाद स्क्लेरोसिया अवस्था यानी मधु बिंदु अवस्था के जस्ट 10 दिन बाद जो स्टेज आती है उससे बोलते हैं हम स्क्लेरोसिया अवस्था। तो 10 दिन बाद जो अवस्था आई स्क्लेरोसिया, ये सीरिटिकल स्टेज जो आई वो ये भी बालियों पर आती है और उस मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये भूरे रंग की जो चिपचिपे पदार्थ था वो इसमें काले भूरे रंग का कठोर कणों के रूप में दिखाई देता है, जिसे स्क्लेरोसिया भी कहते हैं। यह स्क्लेरोसिया बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्क्लेरोसिया अवस्था में क्या होता है, ये जो पिछली जो अवस्था में भूरे रंग की जो चिपचिपी अवस्था हो रही थी या चिपचिपा जो पदार्थ बन रहा था वो इसमें कैसे रंग में परिवर्तित हो जाता है, इस अवस्था में काले भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो स्क्लेरोसिया अवस्था 10 दिन बाद आती है मधु, ये आप उनको याद रखना है कि भाई इसकी दो अवस्था है, मधु बिंदु अवस्था और स्क्लेरोसिया अवस्था। मधु बिंदु अवस्था में क्या होता है, चिपचिपा गुलाबी रंग की शहद जैसी बूंदें निकलती हैं, और दूसरी अवस्था में क्या होता है,
गहरे भूरे या काले रंग की स्क्लेरेसिया अवस्था बनती है। उसके बाद हम बात करें इसके रोगजनक की या पैथोजन की, तो पैथोजन होता है ऐसा कैलेबिसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक ये जो कवक से होता है, क्योंकि ये कवक जनित है। ठीक है दोस्तों, अब और ये जो कवक होता है वो मुख्यतः यानी कि जो कैलेबिसेप्स फ्यूजिफोर्मिस जो कवक होता है वो कवक एक मृदा जनित कवक है, यानी कि ये जो कवक है बाजरे के अलावा मृदा में भी अपनी जो स्क्लेरेसिया होती है उसे जीवित रखता है। और मृदा के अलावा ये कवक बीजों के साथ भी खेतों में पहुंच जाता है, यानी कि बीजों में भी इसकी जो स्क्लेरेसिया हैं वो जीवित रहती हैं। अतः ये कवक स्क्लेरेसिया द्वारा उत्तर जीवित, यानी कि जो इसकी कवक की स्क्लेरेसिया अवस्था होती है वो खेतों व बीजों दोनों में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसके प्रबंधन की या मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है दोस्तों? प्रबंधन किसी भी रोग का 3 प्रकार से प्रबंधन होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो है आपको बताया। सस्य प्रबंधन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रबंधन की। सस्य प्रबंधन में क्या करना चाहिए? हमको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद स्वस्थ व स्क्लेरेसिया से मुक्त बीजों को बुवाई के काम में लेना चाहिए। उसके बाद बाजरे की अगेती बुवाई करनी चाहिए, यानी कि अर्ली सोविंग, यानी जल्दी जो है बाजरे को बो देना चाहिए, उगाई उसके बीजों को खेत में उगा देना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है रोगग्रस्त जो रोग है उसका प्रकोप कम हो जाता है, और रोग अगर लगता भी है तो कम लगता है, इसका प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खेत में से जो रोगग्रस्त जो बालियां हैं उनको हटा करके नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें हम बुवाई से पूर्व बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। ये है अपना 5वां जो मैनेजमेंट मतलब सस्य प्रबंधन में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगला जो है बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। और जैसे ही हम बीजों को उपचारित करेंगे जो तैरते हुए बीज होंगे उनको हटा देना चाहिए, और बीजों को सुखा करके बड़ी छाया में सुखा करके हमको उगा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम जो बीज है उनको छाया में सुखा करके उगा देंगे। उसके बाद हम अगला बात करें फसल कटाई के बाद खेत में जो पड़े रोगग्रस्त भाग हैं उनको भी जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ये जो कॉमन पॉइंट हैं, जैसे फसलों के अवशेषों को इकट्ठा करके जलाना, गर्मियों में गहरी जुताई करना, यानी कि जो शस्य प्रबंधन होगा उसमें ज़्यादातर इन्हीं पॉइंटों को लिखना है या इन्हीं बिंदुओं को लिखना है, चाहे वो कोई सा भी रोग हो। ठीक है दोस्तों, अगला जो हम बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन या केमिकल मैनेजमेंट की। केमिकल मैनेजमेंट यानी कि इसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग करना। तो सबसे पहले रासायनिक चीज़ों में बात करेंगे कवकनाशी, क्योंकि कोई सी भी कवकनाशी का हम इसमें उपयोग ले सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये कवक जनित रोग है। कवकनाशी जैसे बात करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जाइनेब, कार्बेंडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, इनमें से कोई सी भी कवकनाशी हो उससे आप बीज उपचारित करके बो सकते हैं। या बीज उपचारित करने के अलावा इनकी जो है 7 से 10 दिन के अंतराल पर, फूल आते समय 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको कोई सा भी रोग हो, एक बार मुख्य रूप से जो है कवकनाशी या मैं कोई सी एक वीडियो बनाऊँगा उसका आप मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको रोगों के बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई रासायनिक प्रबंधन की बात कि रासायनिक प्रबंधन में हमको क्या करना है। तो रासायनिक प्रबंधन में आपको, क्योंकि ये कवक जनित रोग है इसलिए कवकनाशियों का छिड़काव करना है और कवकनाशियों से ही बीज उपचारित करके बोना चाहिए। अब बात करते हैं हम जैविक प्रबंधन और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में जैविक नियंत्रण हेतु क्या करना है हमको? फ्यूजेरियम शंभुसिनम नामक जो है, फ्यूजेरियम शंभुसिनम नामक जो कवक है उसका उपयोग में हमको करना है। शंभुसिनम या फ्यूजिपोरियम शंभुसिनम नामक कवक है उसका छिड़काव कर दो, या फिर इसके रोग के प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना है, जैसे पूसा तेबीस है, WCC 75, ICMH 88088 इत्यादि किस्मों का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा बाजरे का अर्गटिया चेपा रोग। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले रोग के बारे में। तो ये हमारे बाजरे के जो 2 रोग हैं, प्रमुख रोग हैं, वो हमारे पूरे हो गए। अगले रोग में हम कपास के मलानी रोग की बात करेंगे। जब तक आप इनको घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर और आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि दोस्तों आप हो सके जितना इसके लिंक के शेयर करिएगा आपके दोस्तों में, ताकि आप उन्हें भी पढ़ाई के प्रति जागरूक कर सको। धन्यवाद।